तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिए, करंट बेसिकली यहाँ पर क्या है, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। मतलब किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से आप यहाँ पर देखेंगे तो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है उसको हम लोग करंट कहते हैं। एवरेज करंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डेल्टा टी टाइम में अगर डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है तो एवरेज करंट जो है वो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी से डिफाइन किया जाएगा। अब यहां पर अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में, तो इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब है कि इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल में अगर हम लोग यहां पर बात करें, मतलब डेल्टा टी अगर टेंड्स टू जीरो में यहां पर कर दूं तो जो करंट का वैल्यू होगा उसको क्या लिखा जा सकता है, dq अपॉन dt लिखा जा सकता है, और उसे हम लोग यहां पर क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस करंट बोलेंगे। उसी तरीके से अगर हम लोग यहां पर देखें तो I इज इक्वल टू dq बाई dt है, तो dq को यहां पर क्या लिखा जा सकता है, I dt लिखा जा सकता है। अगर मैं यहां पर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो मतलब कि आपने इंटीग्रेशन की लिमिट देखी यहां पर कहां से कहां तक लगाई है, लेट्स से टाइम t1 से लेकर के t2 तक अगर मैं यहां पर इंटीग्रेट करूं तो वो आपको क्या देगा, टाइम इंटरवल t1 से लेकर के t2 तक जो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन है उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से वो आपको यहां पर देता है। इस पर्टिकुलर एरिया, ये जो एरिया हम लोग यहां पर निकालेंगे इंटीग्रेशन के थ्रू, वो आपको अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन देगा। और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि जो आपका इंस्टेंटेनियस करंट आई है वो अगर dq बाई dt के बराबर है, मतलब सभी को पता होगा कि अगर चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर दें तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे या किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है तो वो चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ का जो टेंजेंट का स्लोप है वो आपको यहां पर क्या देगा, इंस्टेंटेनियस करंट देगा। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था करंट के बारे में कि करंट बेसिकली क्या है, एवरेज करंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर। आगे अगर हम लोग यहां पर बात करें करंट डेंसिटी के बारे में, तो करंट डेंसिटी बेसिकली क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया सराउंडिंग एट एनी पॉइंट। मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको करंट डेंसिटी लिखनी है तो पर यूनिट एरिया से कितना करंट पास हो रहा है वो अगर हम लोग देखेंगे तो उसको करंट डेंसिटी डिफाइन किया जाता है। एवरेज करंट डेंसिटी जो है वो कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, I अपॉन ए, और पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर अगर हम लोगों को करंट डेंसिटी देखनी है तो वो डी अपॉन डी से डिफाइन किया जाता है। आगे अगर हम लोग यहां पर बात करें, मान लीजिए कि आपके पास यहां पर एरिया जो है वो इस डायरेक्शन में अगर हम लोग डीए वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं तो आपको क्या करना होगा, करंट आपका अगर इस डायरेक्शन में है तो आपको एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट चाहिए जो कि करंट के डायरेक्शन में होगा, तो वो डीए कॉस थीटा हम लोग यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। तो करंट डेंसिटी हम लोगों ने यहां पर कितना डिफाइन कर दिया, डी अपॉन एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट जो कि करंट की डायरेक्शन में है, जो कि डीए कॉस थीटा से हम लोग यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर करंट का वैल्यू अगर मैं देखूंगा डी तो वो बेसिकली यहां पर क्या लिखा जाएगा, जे वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। अब यहां पर अगर करंट डेंसिटी थ्रू आउट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो वो आपको टोटल एरिया वेक्टर दे देगा, तो उसको हम लोग लिख देंगे जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये इस तरीके से आपका करंट यहां पर निकल करके आ जाएगा। अब करंट डेंसिटी वेरी भी कर सकती है, मान लीजिए कि सिलेंड्रिकल वायर है आपके पास और उसमें करंट डेंसिटी जो है वो रेडियस के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है। जैसे कि एक क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है कि करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू जे नॉट आर के अकॉर्डिंग आपकी वेरी कर रही है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास करने वाला टोटल करंट बताइए। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट के थ्रू आपका करंट कितना पास कर रहा है वो लिखेंगे और फिर उसको पूरे के पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, तो वहां से हमारे पास टोटल करंट निकल करके आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर। नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो करंट डेंसिटी हम लोगों ने डिफाइन किया था, और करंट के बारे में अगर हम लोग यहां पर बात करें तो करंट को हम लोग कुछ इस तरीके से यहां पर डिफाइन करते हैं। एन क्या है आपका, NEAVD में एन जो है वो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो आपका यहां पर डिनोट करता है। ई यानी कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ए मतलब कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल वायर है आपके पास और वो सिलेंड्रिकल वायर पे आपने एक पोटेंशियल ड्रॉप लगा रखा है, मतलब कि एक बैटरी आपने उसके अक्रॉस यहां पर अगर कनेक्ट की हुई है, तो वो बैटरी का ईएमएफ जो है वो अगर मैं यहां पर वी अज्यूम कर लूं, तो ये सिलेंड्रिकल वायर जो है वो आपका एल लेंथ का है, तो यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा सिलेंड्रिकल वायर का वो कैपिटल ए से हम लोगों ने डिनोट किया है, और वीडी को यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां पर बोलते हैं। तो अब आप सोच करके देखिए कि यहाँ का पोटेंशियल अगर हम लोग जीरो लेट कर लें तो यहाँ का पोटेंशियल ऑब्वियस सी बात है वी होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में यहाँ पर रहेगा। तो करंट डेंसिटी आपका I अपॉन ए है, तो करंट को अगर मैं डेंसिटी एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो वो NEVD ये निकल करके आएगा। अब करंट डेंसिटी आपका यहाँ पर अगर निकल करके आ गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो इतना यहाँ पर रिप्लेस किया जा सकता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर रिप्लेस करें तो ये जो आपका पूरा एक्सप्रेशन बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड के मल्टीपल में, इसको बोला जाता है कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा को हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है, एक तरीके से फॉर्मूला के फॉर्म में हम लोग इसको याद रख सकते हैं। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर जानते हैं
कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वही करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन होगा। तो जे वेक्टर जो है वो सिग्मा ई वेक्टर के बराबर होगा। अब यहां पर अगर हम लोग आगे बात करें तो देखिए आपके पास यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया जा सकता है V अपॉन L, मतलब कि बैटरी का ईएमएफ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वायर। ये लेंथ ऑफ वायर हम लोगों ने L अज्यूम किया है, तो वहां से ये वैल्यू जब हम लोग रिप्लेस करते हैं ना, तो आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप है वायर के अक्रॉस जो कि बैटरी के ईएमएफ के बराबर है, वो कुछ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल करके आता है। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी में आपका लिखा हुआ है पूरा का पूरा फंक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस। ये जो आपका कंडक्टिंग वायर है ये इसका रेजिस्टेंस कहलाता है। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो V इज इक्वल टू IR, ये ही आपका क्या है, ओम्स लॉ। अब यहां पर रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए रेजिस्टेंस जो है वो हम लोगों ने देखा कि कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आपका निकल करके आया था। तो रेजिस्टेंस एक तो आपका यहां पर लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। साथ ही साथ रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी कहां से आएगी, जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी था उसमें रिलैक्सेशन टाइम आया था, तो वो रिलैक्सेशन टाइम का जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंस होता है, तो उसी की वजह से रेजिस्टेंस भी आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अब यहां पर टेम्परेचर डिपेंडेंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बेसिक फॉर्मूला अपना क्या निकल करके आया, रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस जो है वो रो बेसिकली क्या है, कंडक्टिविटी का इनवर्स, इसको रेजिस्टिविटी नाम दिया जाता है। तो ये अपने को याद रखना है कि कंडक्टिविटी का इनवर्स जो है वो रेजिस्टिविटी, और रो एल अपॉन ए जो है वो रेजिस्टेंस कहलाएगा यहाँ पर। और टेम्परेचर डिपेंडेंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। रो नॉट बेसिकली क्या है, टेम्परेचर टी नॉट पे रेजिस्टिविटी, और रो बेसिकली क्या है, रो टी क्या है, टेम्परेचर टी पे रेजिस्टिविटी। और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है उनका जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है उसको इक्वल लिया जा सकता है। तो टेम्परेचर का डिपेंडेंस भी कुछ इस तरीके से रहता है रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे डिपेंडेंस जो है वो भी इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया जा सकता है। सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं, RT मतलब कि किसी भी जनरल टेम्परेचर T पे जो रेजिस्टेंस है इज इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। चलिए, तो ये हुई आपकी रेजिस्टेंस के बारे में बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर के बारे में बात करते हैं। तो कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर बेसिकली क्या है, इस पर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको इस तरीके से यहां पर मान लीजिए 4 कलर मेंशन्ड है और आपको बोल दिया जाए कि आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू बताना है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू यहां पर कितना होगा। तो उसमें हर एक कलर का जो है वो एक नंबर से रिलेशन होता है। यहां पर जो पहले 2 कलर हैं वो आपको पहले 2 डिजिट के बारे में बताते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू के पहले 2 डिजिट आपके क्या रहने वाले हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लोगों ने यहां पर देखा है, फर्स्ट कलर आपका ग्रीन है, तो ग्रीन कलर के करस्पॉन्डिंग हम लोग देखें तो नंबर क्या आ जाएगा आपका 5, मतलब कि रेजिस्टेंस की वैल्यू में जो पहला डिजिट होगा वो 5 होगा। सेकंड कलर अगर हम लोग यहां पर देखें तो सेकंड कलर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ब्लू, तो ब्लू के करस्पॉन्डिंग आपका कलर कौन सा, नंबर कौन सा है, यहां पर 6 है, मतलब कि आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू में जो सेकंड डिजिट होगा वो 6 होगा। जो थर्ड कलर होता है बेसिकली वो मल्टीप्लाई में 10 रेज टू पावर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। मतलब कि यहां पर देखिए वॉयलेट कलर अगर है तो वॉयलेट के करस्पॉन्डिंग नंबर कितना है, 7, मतलब कि 5 और 6, 56 तो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड डिजिट रेजिस्टेंस का कितना होगा, और फिर मल्टीप्लाई में वॉयलेट कलर अगर आपका थर्ड नंबर पे है तो 10 रेज टू पावर 7, ये आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू हुआ। और जो फोर्थ कलर आपका यहां पर होता है वो आपको टॉलरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो यहां पर जैसे कि सिल्वर कलर है तो सिल्वर कलर के करस्पॉन्डिंग टॉलरेंस जो है वो आपका प्लस माइनस 10% होता है, और गोल्ड कलर के करस्पॉन्डिंग टॉलरेंस जो है वो आपका प्लस माइनस 5% होता है। तो ये अपने को यहां पर याद रखना होता है। 4 कलर होते हैं, पहले 2 कलर आपको क्या देंगे, डिजिट देंगे, थर्ड कलर आपको क्या देगा वहां पर 10 की पावर देगा, और फोर्थ कलर आपको टॉलरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और ये आपको नंबर बेसिकली याद रखना है कि कौन से कलर के करस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर रहता है। ठीक है, तो ये कलर कोडिंग हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में अगर हम लोग यहां पर बात करें, पावर जो है वो V इंटू आई के बराबर होता है, ये मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। अब लोड रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ओमिक रेजिस्टेंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ फॉलो करता है। तो हम लोग यहां पर V को अगर आई आर के बराबर लिख दें तो पावर आपका कितना निकल करके आ जाएगा, आई स्क्वायर आर। या फिर हम लोग यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप या बैटरी के ईएमएफ के फॉर्म में निकालना चाहें तो वो V स्क्वायर अपॉन आर। ये मेरे ख्याल से बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ये आपको याद होंगे। तो ये जस्ट एक रिवीजन के लिए हम लोगों ने स्लाइड रखा था कि आप देख सकें कि हाँ क्या आपका जो है वो पावर निकल करके आता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पर बात करें हीट, अब पावर बेसिकली क्या होता है, जूल पर सेकंड, मतलब कि एनर्जी पर यूनिट टाइम या हीट रिलीज्ड पर यूनिट टाइम। तो यहां पर अगर हम लोग देखें हीट अगर अपने को निकालना है, मतलब कि टाइम टी में कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज हुआ है,
ये अगर अपने को देखना है या कितना कंजप्शन है बेसिकली टाइम टी में, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर मतलब कि आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर को आप उस टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए जिस टाइम इंटरवल में आपको क्या करना है, हीट रिलीज कैलकुलेट करना है। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी या फिर वी इंटू आई मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि करंट जो है वो मान लीजिए टाइम का फंक्शन हो, तो करंट अगर आपका टाइम का फंक्शन है तो फिर हम लोग उस केस में क्या करते हैं, एक स्मॉल टाइम इंटरवल dt के लिए अमाउंट ऑफ हीट dh लिख देते हैं, आई स्क्वायर आर इंटू dt। अगर आपका करंट कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि आई स्क्वायर आर मतलब पावर कांस्टेंट होगा, और फिर पावर को हम लोग उस टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर देंगे जहां पर आपको हीट निकालना है, हीट रिलीज आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर आपको यहां पर करंट जो है वो टाइम का फंक्शन दिया गया है, मतलब कि आपका जो पावर है वो आपका टाइम का फंक्शन होगा, तो फिर स्मॉल टाइम इंटरवल dt के लिए आपको यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर उसको आप इंटीग्रेट करेंगे डिजायर्ड टाइम के वैल्यू तक, मतलब t1 से लेकर के t2 तक लेट से आपको हीट कैलकुलेट करना है, तो आप यहां से कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग यहां पर बढ़ते हैं, बैटरी के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। अब बैटरी के बारे में अगर हम लोग यहां पर बात करें तो बैटरीज जो है वो आइडियल नॉन आइडियल मेरे ख्याल से आपने सुना होगा। बैटरीज जो है वो आपकी एज अ सोर्स या एज अ लोड दोनों बिहेव कर सकती हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर 3 डायग्राम हम लोगों ने आपको दिखाए हैं। जो सबसे पहला डायग्राम है इसमें बैटरी एज अ सोर्स बिहेव कर रही है, क्यों, क्योंकि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से करंट आपका निकल रहा है और फिर सर्किट में घूम करके वापस से नेगेटिव टर्मिनल में करंट आपका वापस से एंटर करेगा। तो यहां पर जब बैटरी एज अ सोर्स बिहेव करती है तो उसके टर्मिनल्स ए और बी, उसके टर्मिनल्स अगर हम लोग ले लें तो उसके टर्मिनल्स के जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो E माइनस आई आर से डिनोट किया जाता है, ये आप देख सकते हैं। और बैटरी एज अ लोड अगर बिहेव करेगी तो उसके टर्मिनल्स का पोटेंशियल ड्रॉप, ये वाले केस में बैटरी एज अ लोड बिहेव कर रही है, बैटरी अगर चार्ज होगी तो ऑब्वियस सी बात है एज अ लोड बिहेव करेगी। इस केस में अगर हम लोग देखें तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो है वो आपका एंटर कर रहा है और नेगेटिव टर्मिनल से करंट आपका एग्जिट कर रहा है। तो यहां पर जो है बैटरी आपका एज अ लोड बिहेव करता है, तो उस केस में आपका बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप E प्लस आई आर से डिनोट किया जाता है। और मान लीजिए कि सर्किट में अगर करंट जीरो है तो फिर बैटरी के टर्मिनल्स का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो बैटरी के ईएमएफ के बराबर होगा, जैसा कि थर्ड केस में आपको बताया है कि ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ई यानी कि बैटरी के ईएमएफ के बराबर रहता है। अब ये ई माइनस आई आर, ई प्लस आई आर कैसे निकल करके आता है, वो केवीएल बेसिकली हम लोग सीखेंगे, तो वहां से हम लोग देख सकते हैं कि ये इस तरीके से निकल करके आएगा, अभी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पर आगे बढ़े तो अब ये आपके पास एक सर्किट है। यहां पर जनरली ये एक कॉमन सा कंसेप्ट है कि आपने एक बैटरी ली, नॉन आइडियल बैटरी आपने यहां पर ली है, और नॉन आइडियल बैटरी को आपने यहां पर क्या किया है, एक आउटपुट रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा दिया। अब उस आउटपुट रेजिस्टेंस में आप चाहते हैं कि मैक्सिमम पावर आउटपुट आपको मिले, तो उस आउटपुट रेजिस्टेंस जो आपका लोड रेजिस्टेंस है बेसिकली, वो लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू यहां पर कितना रखा जाए कि पावर आउटपुट मैक्सिमम हो। तो आप सोच करके देखिए कि ये बैटरी अगर हम लोगों ने यहां पर कनेक्ट की है तो बैटरी के टर्मिनल्स का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही बेसिकली क्या होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, E माइनस आई आर जो है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, और रेजिस्टेंस अगर ओमिक है आपका तो I इंटू रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो यहां से करंट का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो वो E अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर ऐसा लिखा जा सकता है। और जो आपका रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस है, उसमें अगर पावर आउटपुट आपको देखना है तो उसमें पावर आउटपुट अगर अपने को देखना है तो वो आई स्क्वायर आर से हम लोग जानते हैं, और आई का वैल्यू ये हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट किया है। तो आई स्क्वायर आर से पावर का एक्सप्रेशन आपके पास निकल करके आ गया। अब आप क्या चाहते हैं, इस पावर को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, तो इस पावर को अगर हम लोग मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में, और मैक्सिमा के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको जीरो के बराबर। तो जैसे ही आप इसको जीरो के बराबर करते हैं तो आपको यहां पर क्या मिलता है, जो लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर है उसका वैल्यू बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर के बराबर होना चाहिए। मतलब कि आपको अगर कैपिटल आर में मैक्सिमम पावर आउटपुट चाहिए तो वो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। यहां पर अगर हम लोग ग्राफ देखें तो उसका ग्राफ बेसिकली कुछ इस तरीके से निकल करके आता है, ये आपका मैक्सिमम पावर आउटपुट है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, मतलब कि कैपिटल आर का वैल्यू जो है वो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। ये अपने को यहां पर याद रखना है। एक चीज आप और यहां पर याद रख सकते हैं कि किसी भी जनरल पावर के करस्पॉन्डिंग यहां पर दो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू पॉसिबल है। मान लीजिए कि आपको पावर आउटपुट मिल रहा है पी नॉट, तो उसके करस्पॉन्डिंग दो लोड रेजिस्टेंसेस पॉसिबल हैं, और उन दोनों लोड रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज का जो मल्टीपल होता है R1 इंटू R2 जो है वो स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर आता है, यानी कि बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर वो निकल करके आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर। नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पर बात करें पॉइंट पोटेंशियल मेथड के बारे में, तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड जैसे कि एक क्वेश्चन से आपको मैं यहां पर बता दूं, यहां का पोटेंशियल मान लीजिए आपने जीरो लिया, तो यहां का पोटेंशियल भी आपका जीरो होगा, सिंपल कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, यहां पर आपने बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा रखा जिसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप हो।
अब ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा आपका 20 वोल्ट। और यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा आपका 10 वोल्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल ड्रॉप पता है। और ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी करंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल ड्रॉप पता है। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगा रेजिस्टेंस में, उससे आप डायरेक्शन यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो ये तो हुआ पॉइंट पोटेंशियल मेथड। आगे अगर हम लोग बात करें, अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में पॉइंट पोटेंशियल मेथड से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो फिर उसके लिए यहां पर दो लॉज होते हैं, एक होता है केसीएल और एक होता है केवीएल। केसीएल में बेसिकली क्या है, ये मान लीजिए आपके पास एक सर्किट है, एक जंक्शन है, तो इस जंक्शन पे क्या होगा कि अमाउंट ऑफ आने वाला करंट वुड बी इक्वल टू जाने वाला करंट। मतलब कि यहां पर इस जंक्शन पे जितना करंट एंटर कर रहा होगा, अक्यूमुलेशन चार्ज का यहां पर हो नहीं सकता, तो जितना करंट एंटर करेगा, जितनी भी ब्रांचेस आपने उस जंक्शन पे कनेक्ट करके रखी हैं, उतना ही करंट पर यूनिट टाइम में, मतलब उतना ही चार्ज पर यूनिट टाइम में वहां से एग्जिट करना चाहिए। तो आप सोच करके देखिए कि I4 एंटर कर रहा है, I3 एंटर कर रहा है, I2 एंटर कर रहा है, तो इनका जो सम है वो बेसिकली I1 प्लस I5, मतलब कि यहां से एग्जिट करने वाले करंट के बराबर होना चाहिए। ये आपका होता है केसीएल। और केवीएल के बारे में अगर हम लोग यहां पर बात करें, तो केवीएल के बारे में अगर हम लोग यहां पर बात करें, तो मान लीजिए कि आपके पास ये एक सर्किट डायग्राम है कुछ इस तरीके से, और ये सर्किट डायग्राम में कुछ इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने यहां पर कनेक्ट करके रखे हैं। ये इंस्ट्रूमेंट का हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल है, पोटेंशियल ड्रॉप V1 है, ये V2 है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये V3 है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो हम लोग इस सर्किट में आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करके क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप का एल्जेब्रिक सम लिख सकते हैं। और केवीएल क्या कहता है कि किसी भी सर्किट में अगर आप कहा जाता है, केवीएल उसे कहेंगे हम लोग यहां पर। तो केवीएल में बेसिकली हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि आपके पास एक पर्टिकुलर लूप में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, उनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप हो रहा है। पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर क्या कर, जेब्रिक सम को 0 के बराबर कर सकते हैं। और आप जब मूव करेंगे, जब आप हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव कर रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप, इंस्ट्रूमेंट के पोटेंशियल ड्रॉप को आप साइन के साथ लिखेंगे। रेजिस्टेंस में करंट का जो डायरेक्शन होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। तो जब मैं केवीएल लगाते समय अगर इधर की तरफ, मतलब कि राइट की तरफ अगर मूव किया, तो मैं यहां पर माइनस IR लिखूंगा। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप IR होता है, ठीक है, लेकिन जब मैं प्लस टू माइनस मूव करूंगा तो माइनस IR, और जब मैं करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जब मूव करूंगा, तो वो प्लस साइन के साथ वहां पर मैं लिखूंगा, प्लस IR वहां पर लिखूंगा, जब केवीएल में मैं एल्जेब्रिक सम 0 करूंगा सारे पोटेंशियल ड्रॉप्स का। इसका यहां पर हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा है, जैसे कि मेरे पास केसीएल है, सॉल्व हम लोग नहीं, को सिर्फ वैल्यू बता दे रहा हूं कि यहाँ का पोटेंशियल हम लोग ले लें, यहाँ का भी 0 लें, यहाँ का 0 ले लें, ये प्लस है तो यहाँ का पोटेंशियल 10 हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल आपका -4 होगा, और यहाँ का पोटेंशियल आपका 30 हो जाएगा। अब ई वाले टर्मिनल का पोटेंशियल मेरे को यहाँ पर निकालना है, तो ई वाले टर्मिनल का पोटेंशियल अगर मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूं, अब इसका पोटेंशियल मैं V लेट कर लूंगा। और अब आप सोच करके देखिए, मैं तीनों तरफ से आने वाले करंट को 0 कर देता हूं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि करंट को दो तरफ से आता हुआ मान सकते हैं और एक तरफ से एग्जिट करता हुआ मान सकते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग करंट का वैल्यू लिखें 1 ओम रेजिस्टेंस में, तो वो हो जाएगा 10 - V अपॉन 1 प्लस 2 ओम रेजिस्टेंस में अगर लिखेंगे तो 30 - V अपॉन 2 प्लस, और राइट वाले 2 ओम में अगर लिखेंगे तो वो हो जाएगा -14 - V अपॉन 2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से आप V का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हुआ आपका केसीएल। आगे अगर हम लोग बात करें केवीएल के बारे में, तो केवीएल में आप देखिए कि अब आपको क्या करना है, मान लीजिए इस सर्किट में करंट कैलकुलेट करना है लेट्स से, तो इस सर्किट में अगर आपको करंट कैलकुलेट करना है या P और Q के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करना है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि करंट हम लोगों ने कुछ इस सेंस में यहां पर फ्लो करता हुआ माना, इस तरीके से एंटीक्लॉकवाइज सेंस में। आप क्लॉकवाइज अज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप जो है वो नेगेटिव निकल करके आता है, मतलब कि आपने डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट लेट की थी, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, केवीएल लिख सकते हैं इस तरीके से सर्किट में। एंटी क्लॉकवाइज केवीएल हम लोग यहां पर लिखने की कोशिश करें, तो आप देखिए ये 2 ओम रेजिस्टेंस के लिए अगर हम लोग मूव करेंगे तो करंट के डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिखा जाएगा -2I। भाई V इक्वल टू IR होता है रेजिस्टेंस के लिए, तो करंट की सेंस में अगर मूव कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब माइनस साइन के साथ। और बैटरी के लिए अगर देखें तो ये -2 प्लस मूव करेंगे, मतलब कि +12 वोल्ट,
लोअर टू हायर पोटेंशियल। ये वाली बैटरी में प्लस टू माइनस मूव करेंगे अगर ऐसे जाएंगे तो वो हो जाएगा आपका -8। और फिर ये वाले रेजिस्टेंस में आप मूव करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस के लिए करंट की डायरेक्शन में, मतलब कि -I × R। और फिर नीचे वाले रेजिस्टेंस में भी करंट की ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी कि -9I, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां से करंट का वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर आगे हम लोग बात करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे लिखा जाएगा, R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन। पोटेंशियल ड्रॉप्स जो होंगे तीनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस, वो आपके रेजिस्टेंसेस के रेशियो में होंगे। करंट आपका यहां पर सेम रहेगा, पोटेंशियल ड्रॉप आपका रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होगा। पैरेलल के बारे में अगर हम लोग यहां पर बात करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होता है आपका 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन। यहां पर बेसिकली तीनों रेजिस्टेंसेस या जितने भी n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आपने पैरेलल में कनेक्ट करके रखे हैं, उनमें आपका करंट अलग होगा, पोटेंशियल ड्रॉप तीनों के अक्रॉस या जितने भी आपके रेजिस्टेंसेस है उनके अक्रॉस सेम रहता है। करंट आपका बेसिकली रेजिस्टेंसेस के इनवर्स रेशियो में यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस तरीके से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। और बेसिकली दो रेजिस्टेंसेस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो काफी कॉमन है, काफी यूज आता है। तो उसका आप ये फॉर्मूला यहां पर याद रख सकते हैं, वो इसी फॉर्मूला से डेराइव किया गया है जो आपका 1/R1 + 1/R2 है। R इक्विवेलेंट का वैल्यू अगर हम लोग यहां पर देखें तो वो R1 R2/R1 + R2 इस तरीके से याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट अगर आगे हम लोग यहां पर बात करें तो यहां पर बल्ब के कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट पावर की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो बल्ब के कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट पावर जो है आपका वो कुछ इस तरीके से मेंशन किया जा सकता है। बल्ब के कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट पावर के बारे में अगर हम लोग यहां पर देखें तो आप सोच करके देखिए, इसको मैं एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकता हूं, ये वाला जो बल्ब है, और इस वाले बल्ब को एक रेजिस्टेंस की तरह मैं ट्रीट कर सकता हूं। और यहां पर ये दोनों बल्ब का जो वोल्टेज है, मतलब कि रेटेड वोल्टेज पे जो पावर है, वो आपको अगर मेंशन्ड है P01 और P02, तो इनके सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट पावर कंजप्शन है वो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/P01 + 1/P02। ये कब डिफाइन किया जाता है, जब आपने यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन को उसी वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्ट किया है जिस पर उनका रेटेड पावर आपको मेंशन्ड है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में भी हम लोग यहां पर बात कर सकते हैं। इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में अगर हम लोग यहां पर बात करें तो आप यहां पर देखिए, इक्विवेलेंट पावर जो है वो P01 + P02 से यहां पर डिफाइन किया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि इसको भी एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इसको भी एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं बल्ब के कॉम्बिनेशन को। तो दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो आपका नेट पावर कंजप्शन है वो उनके रेटेड पावर के सम के बराबर होता है। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपने बल्ब को कनेक्ट करके रखा है तो जिस बल्ब का रेटेड पावर सबसे ज्यादा है वो सबसे कम शाइन करेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि उसके अक्रॉस पावर कंजप्शन सबसे कम होगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो जो रेटेड पावर है बेसिकली वही आपका पावर कंजप्शन यहां पर रहता है। और कंडीशन क्या है कि आपने यहां पर जो सोर्स लगाया है या बैटरी लगाई है वो रेटेड वोल्टेज वाली ही होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली बैलेंस्ड कंडीशन में कब होगा, जब आपका ये गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच से करंट कितना 0 हो। तो ये गैल्वेनोमीटर ब्रांच से अगर आपका करंट यहां पर 0 है तो उस केस में व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड कंडीशन में कहा जाता है। और उसका कंडीशन यहां पर क्या निकल करके आता है कि ये गैल्वेनोमीटर है, उसके लेफ्ट साइड के दोनों रेजिस्टेंसेस का जो रेशियो है वो राइट साइड वाले दोनों रेजिस्टेंसेस के रेशियो के बराबर होना चाहिए। यानी कि हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, R1/R3 मस्ट बी इक्वल टू R2/R4। इसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन यहां पर हम लोग बोलते हैं। यहां पर एक चीज याद रखने वाली है कि अगर आप बैटरी और गैल्वेनोमीटर के पोजीशन को इंटरचेंज भी कर दें तो भी व्हीटस्टोन ब्रिज आपका बैलेंस्ड कंडीशन में ही रहता है, क्योंकि वो रेशियो आपका वापस से वही बन जाता है। तो ठीक है, वो भी हम लोग यहां पर याद रख सकते हैं। इक्विवेलेंट अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का निकालना है तो आप क्या करिए, गैल्वेनोमीटर वाले ब्रांच में तो करंट है नहीं तो उसको आप हटा दीजिए। तो उसको अगर आप हटा देंगे तो ये ऊपर के दोनों रेजिस्टेंसेज आपके सीरीज में, नीचे के दोनों रेजिस्टेंसेज आपके सीरीज में, और इनके सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। तो R1 R2 सीरीज में, R3 और R4 सीरीज में, और फिर इनके सीरीज कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में। तो इस तरीके से हम लोग इसका इक्विवेलेंट यहां पर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में अगर हम लोग यहां पर बात करें तो अब यहां पर हम लोगों ने क्या किया है कि सेल को अरेंज तो किया है लेकिन सेम ऑर्डर में अरेंज किया है। जैसे कि नेगेटिव टर्मिनल है मान लीजिए और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस केस में जो आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, E1 + E2 + E3 अप टू En। अब मान लीजिए कि इसमें आपने क्या किया कि कुछ सेल का पोलैरिटी रिवर्स कर दिया।
तो ये मान लीजिए 2 सेल इस तरीके से हैं और एक सेल आपने कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया है, तो जिस सेल का पोलैरिटी आपने उल्टा कनेक्ट किया है फिर उसके आगे आपको यहाँ पर माइनस साइन रखना होगा इक्विवेलेंट निकालते टाइम। जैसे कि ये 3 सेल है, मान लीजिए ये E1 है, इसका EMF, इसका E2 है और इसका E3 है, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट अगर मैं लिखूंगा तो वो मैं E1 प्लस E2 माइनस E3 लिखूंगा। तो आपका पोलैरिटी का यहाँ पर ध्यान रखना है कि सेल जो है वो किस तरीके से कनेक्टेड है। और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस अगर अपन यहाँ पर देखें तो वो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, जितने भी आपने इंटरनल रेजिस्टेंसेस बेसिकली बैटरी के अवेलेबल होंगे उनको आप जोड़ दीजिए, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग लिखते हैं, वो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका निकल करके आएगा। ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इक्विवेलेंट आपका जो ईएमएफ है उसका फॉर्मूला ये निकल करके आता है, ये आपको याद रखना है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे वो उसी तरीके से आपका वेरी करता है, वो आपका इस तरीके से निकल करके आता है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले गैल्वेनोमीटर के बारे में बात करेंगे। गैल्वेनोमीटर बेसिकली करंट मेजर करने के लिए काम आता है और उसका यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू वो करंट का या जिस ऑर्डर का वो करंट मेजर करता है बेसिकली वो माइक्रो एम्पियर का करंट यहाँ पर मेजर करता है। अब गैल्वेनोमीटर तो माइक्रो एम्पियर का करंट मेजर करता है, तो ऑब्वियस सी बात है हायर करंट्स को मेजर करने के लिए उसको क्या किया जाता है, वोल्ट अमीटर में कन्वर्ट किया जाता है और वोल्टेज मेजर करने के लिए अमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का अगर अमीटर में कन्वर्जन हम लोग यहाँ पर देखें तो एक शंट रेजिस्टेंस है बेसिकली, उसको हम लोग गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है, अमीटर फॉर्म करता है। अमीटर को जो आपका सर्किट है उसमें सीरीज में यहाँ पर हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो ये आपका अमीटर फॉर्म हो चुका है। और अमीटर का रेजिस्टेंस अगर आपको यहाँ पर निकालना है तो अब आप सोच करके देखिए कि गैल्वेनोमीटर आपका यहाँ पर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है Rg, और शंट रेजिस्टेंस जो है उसको हम लोग कैपिटल एस से अगर डिनोट करें तो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में गैल्वेनोमीटर अमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो अमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वहां से लिखा जा सकता है। और आइडियल केस में अगर हम लोग अमीटर, तो अमीटर का आइडियल केस में जो रेजिस्टेंस है वो करना चाहिए। और 0 को 10 किस तरीके से करता है, शंट रेजिस्टेंस बेसिकली काफी छोटा होता है, तो गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस प्लस शंट रेजिस्टेंस का जो डिनोमिनेटर में सम लिखा हुआ है, अगर शंट रेजिस्टेंस काफी छोटा है तो उसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली गैल्वेनोमीटर कॉइल के रेजिस्टेंस के बराबर लिख सकते हैं। और न्यूमरेटर में आपका Rg अगर आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में अगर Rg आ जाएगा तो न्यूमरेटर वाले Rg से वो कैंसिल आउट होगा और वो शंट रेजिस्टेंस के बराबर आएगा अमीटर का रेजिस्टेंस, जो कि काफी लो होता है। आगे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि अमीटर जब आपने कन्वर्ट किया है तो अमीटर से मैक्सिमम करंट का वैल्यू जो आपका कैलकुलेट किया जा सकता है या फिर जो पास हो सकता है उसके थ्रू, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो अगर हम लोग देखें तो गैल्वेनोमीटर का तो कंडीशन है कि इससे तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट Ig पास होता है, वो माइक्रो एम्पियर ऑर्डर जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन से कितना करंट पास किया जा सकता है वो अगर हम लोग देखें तो टोटल करंट मान लीजिए I है, आपने Ig करंट तो गैल्वेनोमीटर कॉइल से पास करवाया और जो रेस्ट I माइनस Ig करंट है वो आपका शंट रेजिस्टेंस के थ्रू पास होगा। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को पता है, तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, IR मतलब IgRg, और नीचे वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, I माइनस Ig इंटू एस। ये देखिए यहां पर मैंने लिखा है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। मतलब कि मेरे को अगर अमीटर का मैक्सिमम करंट का वैल्यू कैपिटल आई रखना है तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को कितना शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा वो मैं यहां से निकाल करके ला सकता हूं। चलिए आगे हम लोग अब बात करते हैं यहाँ पर वोल्ट मीटर के बारे में। तो वोल्ट मीटर में कन्वर्जन अगर गैल्वेनोमीटर का आपको देखना है तो यहाँ पर सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं हम लोग, और सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद वोल्ट मीटर फॉर्म होगा और वोल्ट मीटर को सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है वोल्टेज मेजरमेंट के लिए। और यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर आपको देखना है तो आप सोच करके देखिए कि जो आपका गैल्वेनोमीटर का यहाँ पर लिमिट है कि उससे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट ही पास कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हाई रेजिस्टेंस को तो आप सीरीज में कनेक्ट किए हो तो वही करंट यहाँ पर आपका उस पर्टिकुलर हाई रेजिस्टेंस के थ्रू भी पास होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देखिए पोटेंशियल ड्रॉप जो है आपके वोल्ट मीटर के अक्रॉस वो I1 R1 प्लस I2 R2 से यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो वो जो हाई रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से निकाल के लाया जा सकता है, और यहाँ पर ये करंट का वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर निकाल के लाया जा सकता है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कनेक्ट किए हो और हाई रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किया है तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बेसिकली वो RH के बराबर ही आ जाता है वोल्ट मीटर का। और वोल्ट मीटर अगर पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो आप सर्किट में तो आप चाहते हैं कि वो करंट ड्रॉ ना करे ताकि वो वोल्टेज मेजरमेंट जो है वो आपका मिनिमम एरर के साथ पॉसिबल हो सके। तो इसलिए आपका जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका हम लोग नेट रेजिस्टेंस जो है वो
इन्फिनिटी यहां पर अज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग यहां पर बात करते हैं आपका मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर हम लोग यहां पर बात करें तो कुछ इस तरीके से आप यहां पर देखिए, एक 1 मीटर का आपके पास वायर है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स बेसिकली यहां पर क्या काम आता है, नोन रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं, और ये आपका अननोन वैल्यू है, ये अननोन रेजिस्टेंसेस का वैल्यू आपको यहां पर कैलकुलेट करना है। तो यहां पर ये एक बैलेंसिंग पॉइंट बेसिकली आपको यहां पर मिला। बैलेंसिंग पॉइंट से क्या मतलब होता है कि ये जो गैल्वेनोमीटर यहां पर कनेक्टेड है, इसके थ्रू जब करंट 0 हो जाएगा तो वो आपका बैलेंसिंग पॉइंट रहेगा। अब यहां पर बैलेंसिंग पॉइंट आपको मान लीजिए ये L सेंटीमीटर्स पे मिला, तो ये वाला लेंथ आपका कितना होगा, 100 माइनस L सेंटीमीटर। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म कर रहा है। 4 रेजिस्टेंसेस आपके पास हैं, एक रेजिस्टेंस तो आपके पास ये रेजिस्टेंस बॉक्स में है, एक ये L सेंटीमीटर लेंथ जो है इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, एक आपके पास ये एक अननोन रेजिस्टेंस है, और एक ये 100 माइनस L जो है इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में यहां पर कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहां पर अगर हम लोग निकालें कि आपके पास जो है वो अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना निकल करके आएगा, तो अब आप सोच करके देखिए रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग यहां पर कितना निकाले थे, रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग यहां पर निकाले थे ρl अपॉन ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टिविटी अगर सेम है तो रेजिस्टेंस को मैं लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकता हूं। तो आप सोच करके देखिए वो जो P था आपका, मतलब कि अगर हम लोग पीछे जाएं तो आप देखिए यहां पर ये जो P था आपका, यहां पर ये वाला जो रेजिस्टेंस था बेसिकली इसका वैल्यू जो है वो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको हम लोग यहां पर क्या बोल दे रहे हैं, इसको हम लोग Q बोल दे रहे हैं। तो इसकी रेजिस्टेंस का वैल्यू 100 माइनस L यानी कि इसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L। तो इनका रेशियो अगर हम लोग देखेंगे P अपॉन Q तो वो L अपॉन 100 माइनस L निकल करके आएगा। और बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन आप लोग जानते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, R अपॉन P इज इक्वल टू Q अपॉन X, वो बेसिकली यहां पर लिखा हुआ है। तो वहां से आपका X का वैल्यू निकल करके आ जाता है, जो आपका अननोन रेजिस्टेंस है वो L और R मतलब कि रेजिस्टेंस बॉक्स का जो वैल्यू था उसके फॉर्म में निकल करके आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर बात करेंगे आपका पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो पोटेंशियोमीटर बेसिकली यहां पर 2 सर्किट के फॉर्म में हम लोग इसको देख सकते हैं। पोटेंशियोमीटर का काम यहां पर क्या है, 2 चीजें हम लोग यहां पर देखेंगे, एक तो बैटरी का ईएमएफ कैलकुलेट करना और एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। ये जो ऊपर वाला सर्किट है आपका इसे कहा जाता है प्राइमरी सर्किट। ये वाला जो सर्किट है आपका इसे बोलते हैं हम लोग प्राइमरी सर्किट, और ये जो नीचे वाला सर्किट होता है आपका इसे कहा जाता है यहां पर क्या, सेकेंडरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट हम लोगों ने यहां पर देख लिया कि क्या होता है। अब यहां पर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर बैटरी का ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अगर हम लोग यहां पर देखें तो पहले हम लोग प्राइमरी सर्किट के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी सर्किट में एक टर्म हम लोग यहां पर डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर हम लोग यहां पर देखें कि क्या है बेसिकली, तो आप सोच करके देखिए प्राइमरी सर्किट में आपने एक बैटरी कनेक्ट करके रखा है जिसका ईएमएफ ई है, और यहां पर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लेट से स्मॉल आर है, और ये एक रियोस्टेट मतलब कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो यहां पर मान लीजिए कि प्राइमरी सर्किट में कुछ करंट फ्लो कर रहा है। अब वो करंट जो है उस करंट के करस्पॉन्डिंग ये ए बी आपका पोटेंशियोमीटर वायर जो है इस पास कितना पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट से आपको ए से लेकर के बी तक का टोटल रेजिस्टेंस पता है और आपने यहां पर सर्किट में करंट कैलकुलेट कर लिया। बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है, करंट मेरे ख्याल से आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ए से लेकर के बी तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ ए बी। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि पर यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट कर सकते हैं ए बी वायर के लिए, उसको हम लोग यहां पर क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, पर यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर बैटरी का, लेट से आपको यहां पर क्या कैलकुलेट करना है, ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो ईएमएफ के कैलकुलेशन के लिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि ये बैलेंसिंग लेंथ यहां पर ढूंढने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो बैलेंसिंग लेंथ का क्या मतलब है कि इस गैल्वेनोमीटर से करंट जब आपका 0 होगा तो उसको बैलेंसिंग लेंथ कहा जाएगा। अब बैलेंसिंग लेंथ मान लीजिए अगर आपको यहां पर मिल गया तो यहां पर हम लोग क्या बोल देंगे कि सर्किट जो है उसमें आपको जितना ये बैलेंसिंग लेंथ उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप आपका यहां पर डेवलप चाहिए। तो वो जो बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस डेवलप्ड पोटेंशियल ड्रॉप है वो कैसे निकालेंगे आप, आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है, मतलब कि ए बी वायर जो था उसकी यूनिट लेंथ यानी कि 1 मीटर लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप होगा वो आपने कैलकुलेट करके रखा है। आप अगर ए से लेकर के सी तक का पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ ए टू सी, ये आपके पास ए से लेकर के सी तक का पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। और ये जो बेसिकली पोटेंशियल ड्रॉप है गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट तो 0 है,
मतलब बैटरी के थ्रू यहां पर कोई करंट नहीं है सेकेंडरी सर्किट में। तो सेकेंडरी सर्किट में अगर कोई करंट नहीं है तो ये किसके बराबर होगा, आपका बैटरी के ईएमएफ के बराबर होगा। तो यहां से ये बैटरी के ईएमएफ का वैल्यू हमारा निकल करके इतना आता है। चलिए आगे अगर हम लोग यहां पर बढ़े तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हमको यहां पर फाइंड आउट करना है तो अगेन प्राइमरी सर्किट आपका ये रहा और सेकेंडरी सर्किट आपका यहां पर ये आपका पूरा का पूरा सेकेंडरी सर्किट है। तो प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट में कोई करंट एक्सचेंज यहां पर नहीं होना चाहिए, उसको आप बैलेंसिंग लेंथ कहेंगे। तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू अगर करंट जीरो है मतलब कि वो आपको बैलेंसिंग लेंथ मिल चुका है। अब यहां पर प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट में करंट का कोई एक्सचेंज नहीं है, लेकिन प्राइमरी सर्किट अपनी एक करंट रखेगा, सेकेंडरी सर्किट अपनी एक करंट रखेगा। तो आप यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट कर चुके हैं एबी के अक्रॉस, मतलब कि आप पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट कर चुके हैं और यहां पर सेकेंडरी सर्किट में भी अपना एक करंट फ्लो हो रहा होगा। प्राइमरी और सेकेंड में कोई करंट का एक्सचेंज यहां पर नहीं होगा। तो सेकेंडरी सर्किट में भी अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि ये बैटरी प्लस उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आप कैलकुलेट कर सकते हैं और उस पोटेंशियल ड्रॉप को आप ए से लेकर के सी तक जो आपको ये बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी उसके अक्रॉस डेवलप्ड पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर आप देखिए कि यहां पर आपने मान लीजिए ये के को ओपन रखा तो आपका ये बैटरी का ईएमएफ तो निकल करके आ गया। अब उसके बाद आपने के को क्लोज किया, मतलब अब आप सेकेंडरी सर्किट में आ रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। जो आपका बैटरी का ईएमएफ है वो ऑलरेडी हम लोग निकालना सीख चुके हैं। अब आपने सेकेंडरी सर्किट को भी अगर क्लोज कर दिया तो सेकेंडरी सर्किट को क्लोज करने के बाद आप सोच करके देखिए इसके अक्रॉस कुछ करंट होगा और इसके अक्रॉस जो करंट होगा उसको मैंने स्मॉल आई बोला है सेकेंडरी सर्किट के करंट को। तो यहां पर बैटरी जो है बेसिकली ई डैश माइनस आई इंटू आर डैश इतना पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप होगा और इतने पोटेंशियल ड्रॉप को हम लोग किसके बराबर कर सकते हैं, एक्स इंटू एल टू के बराबर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद वैल्यूज वगैरह रिप्लेस करके जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू कुछ इतना निकल करके आता है, आर डैश इज इक्वल टू एल वन माइनस एल टू अपॉन L2 इंटू कैपिटल आर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा।